तो छात्रों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। इसके पहले परसों हमने जो आपको वीडियो भेजा था, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर। मतलब ये है कि इसमें एक पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस, जिसका सन 1885 में जन्म हुआ, उस वक्त तो देखें तो ये नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्ग तक ही सीमित थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। जन आंदोलन मतलब इसमें बहुत सारे समाज के सारे वर्ग के लोग शामिल हो गए। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया। राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरुआत में अगर हम देखें तो कांग्रेस में कुछ ही लोग शामिल थे, जिसमें अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अगड़ी जातियाँ, उचले मध्यवर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। मतलब ये लोग ही शामिल थे कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उनका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्य निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तथा सभी जाति को एक जगह मिली, सबको जगह मिली। इसमें धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत हुआ। मतलब ये कि अब वो अकेले सिर्फ ऊंची जातियों के लोगों तक ही नहीं, बल्कि उसने सबकी तरफ देखना शुरू किया। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। सतरंगे मतलब जिसमें सभी रंग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग शामिल थे। मतलब ये कि इसमें हर वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक ऐसे भी समूह थे जिन्होंने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेव कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। मान लीजिए कि कुछ लोगों ने कांग्रेस में पूरी तरह विलय हो गए और कुछ लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। मतलब यह है कि इसमें हम देखें तो कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यवर्गीयों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल एक साथ आ जुटते थे। तो ये उस समय कांग्रेस की वास्तविक स्थिति थी। और हम देखें कि कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल एक साथ आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियां को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। मतलब आपका संगठन भले ही अलग हो, लेकिन आप कांग्रेस में रह सकते थे, जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कांग्रेस या नीति को लेकर मौजूद मतभेद को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने साथ अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। मतलब यह है कि कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी और इसी का परिणाम हुआ कि कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। मतलब उसका गठबंधन का जो स्वभाव था कि हर किसी को अपने साथ मिला के रखती थी, तो इससे उसको बड़ी ताकत मिली। पहली बात तो यह है कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को संभल कर चलना, साध कर चलना पड़ता है। मतलब जो लोग भी आकर के मिलते थे तो वो आपस में एक तालमेल होता था, आपस में सहनशीलता भी रखनी होती थी। ऐसा नहीं कि हम आपकी बात ही सुनेंगे, कुछ चीज़ें हम आपकी सुनेंगे, कुछ आप हमारी सुनोगे, और ऐसे ही पार्टी चल रही थी।
इस रणनीति की वजह से ही विपक्ष कठिनाई में पड़ा, क्योंकि उसे कोई ताकत नहीं मिल पा रही थी। जैसे आज की स्थिति आप देखें कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें आपस में एकता नहीं हो पा रही, और उसका परिणाम है कि विपक्ष हमारे यहाँ आज की तारीख में मजबूत नहीं है। और उस दौर में ये स्थिति थी कि अगर विपक्ष में कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई पार्टी या समूह के रुख में अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से में नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। मतलब ये कि देखें तो उस समय जो लोगों की ऐसी समझ थी कि पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह लोग क्या करते थे, पार्टी में ही मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा जाता था। मतलब भले ही उनमें कांग्रेस के साथ मिलकर मतभेद हों, लेकिन वो रहते कांग्रेस में ही थे। पार्टी के अंदर विभिन्न मौजूद गुट भी हो जाते थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और यह स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे क्या होता है, व्यक्तिगत जो गुट बनते हैं उनके पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती है। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमज़ोर बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। क्योंकि कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे और पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने की इन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकांश प्रांतीय इकाइयाँ और गुटों को मिलाकर बनी थीं। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे। कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। मतलब ये कि ये पार्टियां सत्ता से कोसों दूर थीं, इनका सत्ता में कोई दखलंदाजी नहीं थी। विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित भी करती थी। गुटों की मौजूदगी की यही प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया, क्योंकि वो सरकार में भी थी और एक प्रकार से जो लोग उसके विरोधी गुट बन जाते थे उन्हें भी वो अपने उसमें शामिल कर लेती, उनकी बात भी वो सुन लेती थी, तो विपक्ष की एक प्रकार से भूमिका निभाती थी। अगला हेडिंग हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों का उदय। अब प्रश्न आता है कि इतने सबके बावजूद फिर विरोधी गुट बन कैसे गए जब कांग्रेस में ये सारी क्षमता थी। तो हम देखें कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थीं। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविधि और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं, जिनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थीं। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जाती हैं। मतलब ये कि आज जो पार्टियां हमें देखने को मिलती हैं ये सब 1950 के दशक के आसपास इनकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी। इन पार्टियों को 1950 के दशक में लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा।
मतलब ये है कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाता जब उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हों। तो ये जो विपक्षी पार्टियां थीं भले ही ताकतवर नहीं थी, लेकिन ये कम से कम सरकार की आलोचना तो करती थी और अपनी बात कहती थी, सरकार को मनमानी करने का अवसर नहीं देती थी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की और इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठित संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतांत्रिक विरोधी बनने से रोका और इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। तो हम देखें कि शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अंतिम सरकार ने देश के शासन संभाला और उसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपनी प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और एकदम अनूठा था ये जो दौर था, क्योंकि इसमें सरकार के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी मौका दिया जा रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस के एक तरफ भिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। आज हम देखें कि कांग्रेस की क्षमता लगभग घट गई है, कांग्रेस का प्रतिष्ठा में कमी आई है। तो इसका कारण है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त बहुत प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरी राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा हेडिंग था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो हमने ये देखा कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा, उसके पीछे क्या कारण थे। मतलब हर वर्ग में उसकी पैठ थी, हर वर्ग के लोगों के साथ उसकी मित्रता थी और सबकी जो विरोधी विचार थे उनको भी अपने में समाहित करके उनकी मांग रखती थी। तो इस तरह से हम देखें कि कांग्रेस ने, इसलिए वो एक दौर था कि कांग्रेस का बड़ा जनाधार था और वो लंबे समय तक एक प्रभुत्व की स्थिति में रही। कांग्रेस से अलग जो और पार्टियां थीं वो भी उस समय हम देखेंगे कि उनकी शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें एक पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। इसकी जड़ें भी आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढी जा सकती हैं। जब कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था तो 1934 में युवा नेताओं की टोली ने ये कांग्रेस के ही ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे कि कांग्रेस में ही कुछ परिवर्तन हो जाए तो हम इसी के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उनकी बात जब नहीं मानेंगे तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। इनके जो पार्टी के लोग थे समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी दोनों ही गुटों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही थी और मजदूर किसानों को उपेक्षा कर रही थी। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो समाजवादियों की मांग थी कांग्रेस ने उसमें अपनी विचारधारा में शामिल कर ली।
तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी भी की। अंत में सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए, कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में समाजवादी दल बने। इन दलों में है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी समाजवादी दलों के नेताओं प्रमुख थे। एक और नेता थे जिनमें हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 1851 में इनका जन्म हुआ और 1956 तक ये रहे। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुआ रहे। विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने बनाई थी। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजनाकार भी थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य भी रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 56 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म भी अपनाया। तो ये भी कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन विचारधारा अलग थी उनकी, क्योंकि वो अपने लोगों के हित के लिए उन्होंने कांग्रेस के समक्ष मांग रखी थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और अंततः उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक और पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1920 के दशक में कहते इसका उभार हुआ और 1935 में साम्यवादियों ने मुक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया और 1941 के दिसंबर में अलग हो गए ये लोग और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनकी अपनी एक विचारधारा थी और ये चाहते थे कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ाया और इनका विचार था कि सच्ची आज़ादी जब ही आएगी जब देश में सबसे गरीब आदमी को न्याय मिले, अर्थात उसके पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, ज़मीन का बंटवारा सही तरीके से हो। उस समय क्या है, आज भी है, ज़मीन कुछ ही लोगों के पास थी। तो इनका ये मानना था कि सबको बराबर से न्याय मिलना चाहिए, ज़मीन की सीलिंग की जो है ना बंटवारा होना चाहिए ज़मीन का। इसी विचारधारा पे ये लोग अलग हो गए और 1951 में उन्होंने साम्बाडी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में बनकर उभरी थी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला था। आज भी आप देखेंगे तो इनका जो दबदबा है इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है। इसके प्रमुख नेताओं में हम देखें तो ए के गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष आदि लोग थे। जो सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई और इसका भी जो ना दो पार्टियां बन गईं। जो लोग सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोधी जो थे राय रखने वाले वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPIM के नाम से अलग दल बना लिया, जो आज भी कायम है। और इनका आज जो दबदबा है वो पश्चिम बंगाल, केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।